जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग आज वॉइस पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में, खासकर आप ट्रांसलेटर एग्जाम जब देने जा रहे होंगे, एसएससी का हो या और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए हम लोग एक बार ओवरऑल इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे इसकी। और फिर से एक बार जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। मैंने भी कई बार बता दिया है सब कुछ डिटेल में। तो एक बार संक्षेप में क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स रहने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और वॉइस चैप्टर जो लोग पहली बार भी अगर देखेंगे, वो भी अगर तसल्ली से एक बार देख लें ढंग से, तो उनको भी ये वीडियो के माध्यम से उनको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 5-7 सवाल रहने की उम्मीद हमेशा रहती है और आते भी हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। पैसिव वॉइस, इसमें सवाल आपको क्या आता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि वॉइस होता क्या है। ठीक है। तो वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है, जिससे पता चलता है कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। कहने का मतलब यहां दो चीजें हैं। एक चीज समझ लीजिए, आप इंग्लिश में जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, हिंदी में वही आपका कर्ता है। और इंग्लिश में एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग इंग्लिश पहली बार भी अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी समझ में आ जाए। और ऑब्जेक्ट आप सुनेंगे इंग्लिश के टर्म्स में बराबर सुनेंगे, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वहां पे हिंदी में आप कर्म। हमेशा कहता हूं कि जिसकी हिंदी व्याकरण ठीक है उसकी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी, ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर किसी की ठीक है तो हिंदी भी समझने में उसको काफी सहूलियत होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। तो सब्जेक्ट कर्ता हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। अब बात है सब्जेक्ट कहते किसको है, तो यानी जो कोई काम को करता हो, यानी काम को करने वाला जो होगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी सेंटेंस का हीरो वो होगा। जैसे किसी मूवी में हीरो का सबसे मेन पार्ट है, हीरो के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते मूवी, है ना, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। वैसे सब्जेक्ट जो है किसी भी काम को करने वाला होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि यानी जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा उसका प्रभाव जिस पे पड़े, है ना, उसको कहते हैं हम लोग कर्म या ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, सिंपल सा सेंटेंस है ना, राम इट्स अ मैंगो। तो अब यहां पे काम को करने वाला कौन है, किसके द्वारा जो है वो क्रिया संपादित की गई, तो यहां पे राम है। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, हिंदी में कहें तो कर्ता। और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो गया, यानी काम जो किया गया राम के द्वारा, उसका फल किस पे पड़ा, यानी उसका प्रभाव किस पे पड़ा, है ना, खाने की क्रिया जो है वो किस पे की गई, तो आम पे। ठीक है। यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बातें कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट से यहां ये समझिएगा वस्तु नहीं, मतलब किसी जिस पे प्रभाव पड़े वो है, यानी क्रिया जो किया जाएगा उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है हमें वो देखना है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही हो, एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रहे। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि वर्ब वॉइस का मतलब वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे कर्ता कोई काम करता है। ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद बात आती है अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब देखिए नाम से स्पष्ट है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सक्रिय रहना, है ना, जिसमें आपको लगेगा कि डायरेक्ट काम जो हो रहा है। और पैसिव में वही थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें, आपको सेंटेंस ऐसे समझ में आ जाएंगी। एग्जाम में आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जरूरी नहीं है कि ये लिख के देगा कि एक्टिव टू पैसिव आपको करना है या पैसिव टू एक्टिव। सीधा लिख देगा कि चेंज द वॉइस, है ना। और वो पैसिव भी दे सकता है, और पैसिव अगर है तो उसको एक्टिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। और ऑप्शन में दोनों चीज दे देगा, पैसिव वाला भी और एक्टिव वाला भी। तो ये ध्यान रखना है, आपको पहचान में आने चाहिए कि एक्टिव कौन सा है। और कभी एक्टिव से पैसिव भी रहता है, तो ज्यादातर एक्टिव से पैसिव करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करते हैं, और पैसिव से कम। तो इसलिए दोनों चीज को ध्यान से दीजिएगा। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी क्रिया यानी वर्ब को किसी कर्म पर करता है,
यानी डायरेक्ट काम आपका इसमें होते हुए दिखेगा, आसान भाषा में समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर जैसे मैथ्स में फॉर्मूला वैसे इंग्लिश में यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे अभी आपको एक उदाहरण मैंने दिया कि राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे राम क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने। और इट्स क्या हुआ, खाना, तो ये क्रिया है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, वी लिख दिया। और मैंगो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसे ये हुआ ना, इसी तरीके को क्या है, एक ढांचा बना दिया, यही फॉर्मूला हो गया कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है कि डायरेक्ट आपको काम होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहीं पे मैं कह दूं कि अब इसी का पैसिव देखिए क्या बनेगा, मैंगो इज इटेन बाय राम, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में, वही क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और जो राम यहां सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में प्रयुक्त हो जाएगा, वो पैसिव में जाने पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे हो जाता है, इधर वाला नीचे चला आएगा, उधर वाला इधर चला आएगा, यानी जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में, ऐसे करके कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया बनेगी, उसी के हिसाब से क्रिया को हम लिखेंगे। ठीक है, टेंस पहचानना इसमें आना चाहिए आपको, वर्ब के फॉर्म्स याद होने चाहिए, V1 V2 V3, है ना, ईट एट ईटेन ऐसा करके, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका वॉइस जो है वो सही होगा। अब देखिए पैसिव वॉइस, तो वर्ब का वह रूप पैसिव कहलाता है जिसमें क्या पता चले कि कर्म कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आम पे खाने का प्रभाव पड़ रहा है ना, किसी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वही इज एम आर जो भी आपका इसमें टेंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी बताया ना कि मैंगो इज इटेन बाय राम, ईट एट ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और बाय किसके द्वारा किया गया, तो जो सब्जेक्ट था शुरू में वो यहां लास्ट में आ जाएगा। क्लियर, तो ये चीज हो जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है, कहां पे इसका यूसेज है, तो देखिए जैसे टी, जब क्रिया स्वतः नहीं हो, यानी क्रिया किसी के द्वारा किया जाए, यानी कोई सब्जेक्ट हो जो वो क्रिया को करे, कर्ता कोई रहेगा जो क्रिया को करेगा, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन, तो यहाँ पे टी अपने आप नहीं उगता है, टी को उगाया जाता है, चाय की खेती की जाती है। टी इज ग्रोन, कहां कहां, बोथ इन सिलोन और असम दोनों में ये उगाया जाता है। दूसरा, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, यानी घटना, जब जो इंसिडेंट है वो जो है वो इंपॉर्टेंट हो, करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो, जो कार्य है वो महत्वपूर्ण हो क्रिया, तब देखिए जैसे ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्राउड डेड, तो अब यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ना ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाक्य में क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण है, यानी किसी दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना, उसे मृत घोषित किया जाना, इसमें कह रहा है। तो यहाँ क्या है कि घायल को अस्पताल ले जाने वाले लोग और ये घोषणा करने वाले डॉक्टर की वो जिंदा है कि मर गया, वो चीज वो इरेलीवेंट है। यहाँ पे मेन है कि हॉस्पिटल ले जाना ये इंपॉर्टेंट। अगला, जब कर्ता का पता नहीं हो, या ये महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता ज्ञात हो, यानी कि जरूरी नहीं कि कौन सा कर्ता है ये भी इंपॉर्टेंट न हो। जैसे पीपुल वर रिलोकेटेड फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, बाढ़ प्रभावित गांवों से लोगों को क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया कह सकते हैं। तो यहां पे किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। उसके बाद टेंस के एक्टिव और वॉइस में कैसे कैसे चेंज होता है, हर एक टेंस में किस प्रकार का फॉर्मूला लगता है, किस प्रकार से चेंज होते हैं वो देखिएगा, आप समझिएगा। अब देखिए आपका सिंपल वाला तीन टेंस होता है ना, प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट होता है, पास्ट में सिंपल पास्ट होता है और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर होता है, तो अलग अलग। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर जैसे देखिए पुलिस अरेस्टेड हिम, ये सिंपल पास्ट वाले में आ जाएगा। देखिए अब इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर V3 बाई, और फिर सब्जेक्ट। इसी तरीके से सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट V2, वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है आपको सिंपल पास्ट में, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब चूंकि पास्ट में है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर लगाएंगे, सिंगुलर है तो वॉज, नहीं तो वर का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे आई विल गो टू द मार्केट, ऐसा करके बनाते हैं ना आप,
तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट शैल विल और फिर बी लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। फिर मॉडल भी लगेगा, जैसे सब्जेक्ट मॉडल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई कैन डू इट कहते हैं आप, तो ऑब्जेक्ट मॉडल और फिर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। देखिए अब जैसे एक्टिव में है कि पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड। अब यहां पे देखिए हिम जो है, ये चूंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज है इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुआ। अब इसको हमें सेंटेंस के शुरुआत में लिखना है तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज, वहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म इसका जो नॉमिनेटिव फॉर्म होगा तो हिम का ही हो जाता है। तो ठीक है, अब ही के अकॉर्डिंग आएगा, क्या आएगा, टेंस देखिए सिंपल पास्ट। अब इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वॉज और वर लगता है, तो ही चूंकि एक है तो वॉज लगाया, ही वॉज। उसके बाद वर्ब का फॉर्म जो है वो रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अरेस्टेड, बस लिख दिया। आप आगे पढ़ेंगे कि जब ये अंडरस्टूड हो कि काम किसके द्वारा किया गया है, जैसे अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है, तो वहां पे बाय पुलिस मेंशन करना ये जरूरी नहीं होता है। तो एग्जाम में ये अगर नहीं भी दिया हो तो ये समझ लीजिएगा कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस करती है, पढ़ाने का काम टीचर करते हैं। तो ये सब चीज जब अंडरस्टूड हो तो ये नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं रहता, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे पुलिस स्पीक, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से काम किया गया, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, ज्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं करेंगे। जो चीजें पढ़ने लायक है आप पढ़ लीजिए, समझाने वाली चीजें मैं समझा दे रहा हूं, बस ओवरऑल आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए इसमें वही कह रहा है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करे, समानता वह कार्य करता हो तो पैसिव में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, जैसे पुलिस अरेस्ट करने का काम करती है तो जरूरी नहीं कि वो रहे, ठीक है। उसके बाद कहता है इस प्रकार क्रियाएं किसी इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे पीपल वाला था तो पैसिव वॉइस में बाई सब्जेक्ट का प्रयोग ना करें। जैसे देखिए अब पता नहीं है कि एग्जैक्ट किसने किया, अब लोग हैं तो लोग में मोहन राम श्याम कोई भी कर सकता है, ढेर सारे लोग होंगे, तो इसमें एग्जैक्ट जब इनडेफिनिट प्रोनाउन है ना, पता नहीं है किसके द्वारा जब वो किया गया है, तो यहाँ पे आपको उसका सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं। फिर तीसरा, बी या उसके फॉर्म, बी का फॉर्म आप जानते हैं, इज एम आर वॉज वर, ये सब बी के फॉर्म है। अगर इसका प्रयोग, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर मेन वर्ब की तरह यूज किया गया हो बी का फॉर्म, जैसे मान लीजिए आई एम ए बॉय, ऐसा करके अगर दे दिया, अब यहाँ पे एम जो है वो बी का ही फॉर्म है, ठीक है, ही इज ए बॉय, तो यहाँ पे इज जो है तो ये मेन वर्ब की तरह यूज किया गया, तो उसका पैसिव में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसका पैसिव नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तब इसको ऐसे नहीं कह सकते मेरे द्वारा खुश हुआ जाता है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एम जो है बी का फॉर्म जो है वो मेन वर्ब की तरह है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये एक्टिव वॉइस में ही रहेगा। ही शुड बी पोलाइट, अब उसे विनम्र होना चाहिए, है ना, पोलाइट का मतलब विनम्र हो गया, तो अब ये एक्टिव वॉइस में ही रहेगा क्योंकि बी जो है होना यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। दूसरे तरह का टेंस फिर देखिए क्या है, कंटिन्यूअस टेंस आता है, आपको पता है प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। अब इसमें कैसे, ये ध्यान दीजिए, इसमें आपको इज एम आर दिखेगा, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, है ना, यू आर वॉचिंग मूवी, ऐसा करके। तो ये जब भी इज एम आर रहे तो ध्यान रखिए इसका पैसिव जब बनेगा, मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, ऐसा करके, तो यहां पे बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, बीई आई एन जी, ये लगना जरूरी है। अब देख लीजिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर वाला है, तो फिर पैसिव जब आप उसका ढूंढ रहे होंगे तो ऑप्शन में सबसे पहले ढूंढिएगा कि बीइंग किसमें नहीं है, ताकि हम उसको हटा सकें, इलिमिनेट कर सकें आसानी से। तो एक दो ऑप्शन वैसा मिल जाएगा आपको, तो उस पर दिमाग ही नहीं लगाना। फिर बीइंग किसमें है और तब उसमें देखिए कि प्रॉपर सब कुछ उसका अरेंजमेंट सही है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज कंपलसरी है, होना ही होना है। हाँ इसमें एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि इसका मेन वर्ब जो है वो आईएनजी वाला होना चाहिए। जैसे आप कई बार कंफ्यूज करता है आपको, जैसे कि आई एम ऐसा करके लिख देगा गोइंग टू वॉच अ मूवी, ऐसा करके दे दिया। अब आई एम गोइंग टू वॉच, तो यहां पे मेन वर्ब क्या है आप वो समझिए, जाना या मूवी देखना, मेन वर्ब यहां पे देखना है। ये चूंकि आईएनजी वाले फॉर्म में नहीं है तो इसको बीइंग करके मत करिएगा, ठीक है। और ऑप्शन में देगा कि जैसे आई एम बीइंग ऐसा करके गोइंग टू वॉच मूवी करके, मत करिएगा, उसमें नहीं जाएगा। रीजन क्या है, मेन वर्ब हमको देखना है आईएनजी वाला है कि नहीं,
ठीक है, तो वॉच है। इसका कैसे बनेगा आगे आप देखेंगे कि मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड, टू के बाद बी करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म करके बनाते हैं। तो ये कई बार आप लोग मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, सिली मिस्टेक्स होने की प्रॉपर संभावना रहती है एकदम, है ना। तो ये नहीं करना है। इस तरह के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बातें, कि आपको देखना है कि मेन वर्ब में आईएनजी है या नहीं, नहीं है तो फिर नहीं करना है उसको बीइंग ढूंढ के, ठीक है। ये गलती मत करिएगा। इसलिए ये रिवीजन वीडियो डालना उचित समझा कि एक बार आपको सही चीजें पता चल जाए कि इस चैप्टर के सवालों को बनाना कैसे, सॉल्व कैसे करना है। तो इससे आपको ढेर सारे मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए वॉज वर्ब रहेगा तो उसमें फिर वॉज बीइंग करके बनेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जैसे सैल विल के साथ बी रहता है, तो इसके बाद इसमें बी के बाद बीइंग करके नहीं यूज होगा, ठीक है। तो इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। आप चाहें तो बना के देखेंगे, आपको खुद अटपटा लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही विल बी अ डॉक्टर, नहीं जैसे इसका ये बन जाएगा ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का है, तो ये अटपटा हो जाता है, आप देख लीजिएगा। फिर मॉडल के साथ सब्जेक्ट मॉडल वी और वी वन रहे, इसका भी मॉडल कंटिन्यूअस भी नहीं बनता है, ठीक है। नोट में ये पहले ही बता दिया आपको कि पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग करना ना भूलें, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद है, और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। अब देखिए जैसे द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, पहली बात कमिटी का स्पेलिंग जरा ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ आई यानी मैं अकेला रह जाऊंगा ऐसा करके, कई बार जो सही मिस स्पेल्ट वर्ड है उसको ढूंढने के लिए आता है। COMM, सिर्फ आई सिंगल रखिए, आप अकेले रह जाएंगे, डबल टी और डबल ई, ये इसका स्पेलिंग होता है कमिटी का। कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ऐसे ध्यान रखिए, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि इसमें मैं अकेला रह जाऊंगा बस, बाकी सब डबल डबल रहेंगे, ठीक है। डबल एम, डबल टी, डबल ई, बस आई एम। एक और स्पेलिंग आता है, आपको याद आ गया बता दूं, वैक्यूम का। इसमें बताइए क्या होगा वैक्यूम का स्पेलिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, गलत है। क्या हो जाता है, VAC, इसमें डबल यू होता है, VACUUM, ये सही है, ये गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये चूंकि मैं एग्जाम में खुद गलती कर चुका हूं इन सब एग्जाम वर्ड्स में, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कई बार आते हैं 4 वर्ड्स आ जाएंगे, उसमें से सही जो है वो उसको ढूंढना है, गलत है वो ढूंढना है, तो कुछ स्पेलिंग है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए फिर से वापस आते हैं, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे द मैटर, उसके बाद फिर अब लुकिंग इनटू है ना, आईएनजी है, तो इसमें बीइंग लगाना है, इज अ मैटर के अकॉर्डिंग इज एमआर लगाएंगे तो इज लग गया। इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, देखिए ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं जिसके साथ लगते ही लगते हैं वर्ब के साथ, वो देखिएगा ध्यान रखिएगा। जैसे दे आर लाफिंग एट यू, तो क्या हो जाएगा, यहां पे यू पहले आ जाएगा, यू के साथ आर आता है, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, लाफ के साथ एट आता है, ठीक है। इस तरीके से बाकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव का यूज होता है, आपको पता है, पास्ट में हैड का यूज होता है, इसमें शैल विल हैव का यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आई हैव डन दिस वर्क, आप कहते हैं ना मैंने यह कार्य कर लिया है, इसका क्या बन जाएगा, दिस वर्क, अब वर्क के अकॉर्डिंग हैज और हैव आएगा, क्या आ जाएगा, दिस वर्क हैज बीन डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, क्या हो जाएगा, आई कहा है तो आई का यहां पे लास्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है यहां पे, तो मी हो जाएगा, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। परफेक्ट में ध्यान रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, जैसे आई हैड डन दिस वर्क, मैंने यह कार्य कर लिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं यह कार्य कर चुका था, तो दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी, और फ्यूचर मैं यह कार्य कर चुका हूंगा ऐसा करके, आई विल हैव डन दिस वर्क ऐसा करके, या आई शैल हैव डन दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क शैल हैव बीन डन बाय मी, ऐसा करके आप बना लेंगे। फिर मॉडल करके इसका देखिए, सब्जेक्ट मॉडल हैव और, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका भी आप इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे पैसिव वॉइस टेंस में बिन का प्रयोग अवश्य होगा, और कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग करना है, बीइंग का, BEING, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, हु हैज सीन हिम,
है ना। तो इसका कैसे बनेगा, बाई हुम करके करते हैं, ठीक है। बाई हुम, उसके बाद हैज ही बीन सीन, ठीक है। हैज ही बीन सीन। अब चूंकि ही हिम है ना, तो शुरुआत में आ जाएगा ही, और क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा, यानी ही से पहले हैज का प्रयोग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन वाले फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। तो यहाँ पे हाँ, बाई हुम हैज ही बीन सीन, ठीक है। इस तरीके से आप सरप्राइज के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, दो चार बार पढ़ लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। नोन के साथ टू आता है, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टारल्ड एट, वेक्स्ड एट, एनॉयड विथ समबडी, एनॉयड एट समथिंग, कंटेन्ड इन, embodied in, crammed with, decorated with, filled with, ornamented with, thronged with, tired of, कहते हैं ना आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करके, तो टायर्ड ऑफ लगता है। और इनगल्फ्ड इन, है ना। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, ऐसे उसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता, जैसे ही बना दीजिए कोई भी स्ट्रक्चर, उसमें एक न्यूक्लियस डाल दीजिए, वो अमीबा का बन गया। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। तो वो क्या करता है धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए इसका फूड जो आता है ना, ये फूड है, खाना आता है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे अपना शेप बदलता चलता है, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे बना के उसको इनगल्फ करता है। ये टर्म मैंने सबसे पहले वहीं देखा था, तो मुझे याद आ गया कि इनगल्फिंग उसको प्रोसेस को कहते हैं, इनगल्फ करता है, तो इनगल्फ इन अंदर में करता है, इसलिए इसको इनगल्फ इन करके ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे अपने चपेट में लेना नहीं कहते हैं, तो जैसे देखिए द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग, यानी उसको अपने चपेट में ले लिया, आग ने घेर लिया बिल्डिंग को, तो क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग वॉज। अब चूंकि वॉज क्यों आया, तो हम टेंस देखेंगे, भाई ये सिंपल पास्ट टेंस का है, तो हम यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे, द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ इन द फायर, है ना, आग की चपेट में आ गया, ऐसा करके। बाकी एग्जाम्पल्स आप देखिए। अब बात आती है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, आपको नरेशन वाले ने बताया था क्वेश्चन दो प्रकार के, एक यस नो वाला और एक डब्ल्यू एच वाला, ठीक है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, तो यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना लीजिए पहले आप उसमें, और फिर लास्ट में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है डब्ल्यू एच वाला, उसको ऐड कर दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे हैव यू ब्रोकन द ग्लास, एक सवाल आया ऐसा, क्या तुमने ग्लास तोड़ा है, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इसका वो आएगा, तो द ग्लास, ऐसा करिए। या तो इसको बनाते समय आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो पहले इसका ये भी हटा दीजिए पार्ट, इसको असर्टिव में नॉर्मल चेंज करके, और तब पैसिव बनाइए, और तब जो वर्ड है उसको फिर क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए। जैसे अब यू के बाद क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, इसको ऐसा समझिए कि यू हैव ब्रोकन द ग्लास, तो इसका क्या बन जाएगा, द ग्लास, ग्लास के साथ हैज आ जाएगा, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू, और उसके बाद इसको क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। दो तीन प्रोसेस में बनाएंगे, शुरुआत में लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो एग्जाम में आप डायरेक्ट भी धीरे धीरे प्रैक्टिस जिसकी हो चुकी है वो एक बार देख के कर सकता है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये आ जाता, तो सबसे पहले क्या करना था आपको, वाई को हटाना था, भूल जाना था, हैव यू ब्रोकन द ग्लास को चेंज करना था, तो आपने हैव यू ब्रोकन द ग्लास का कर दिया, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, और शुरुआत में जो फिर डब्ल्यू एच वर्ड था यहाँ पे वाई, वही आप सिर्फ और सिर्फ वो शुरुआत में ऐड कर दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो वाई यूज कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर क्या इसका पैसिव बन गया, वाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा ग्लास क्यों तोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद ये जो रूल है वाई, हाउ, वेन, वेयर, व्हाट, इसके साथ लागू होते हैं, लेकिन दो जो हैं इसमें, जैसे हु या होम, इसके साथ ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। कैसे बनता है देखिए, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा, तो इसका दो तरीके से बना सकते हैं, एक बाई हुम करके और हु करके। तो बाई हुम वॉज द रामायण रिटेन, या आप कर सकते हैं हु वॉज द रामायण रिटेन बाई। सेकेंड वाला ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लगेगा कि सही है गलत है, लेकिन ये सही है, प्रयोग में कम आता है, आप देखते कम है इसलिए आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो हु वॉज द रामायण रिटेन बाई, ये सेम ही है ना, ये हुम वाज कहना यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हु हैव इनवाइटेड, हु हैव यू इनवाइटेड, क्या हो जाएगा, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। इसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जो आदेश वाले सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे करते हैं, तो दो तरीके से इसको भी बनाते हैं, जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ऐसे कहते हैं ना, तो उसको दो तरीके से, पहला है कि लेट करके बना सकते हैं, तो लेट फिर ऑब्जेक्ट और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे लेट द डोर बी शट, आपको पता होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म सट 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 ही होता है इसका, है ना। तो ये फॉर्म्स याद रहने जोड़िए। और दूसरा कैसे बना सकते हैं,
इसमें चूंकि आदेश दे रहे हैं तो बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अब इसका स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर्ड कह सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड कह सकते हैं, यू आर फॉरबिडन है। जिस प्रकार का सेंटेंस है, रिक्वेस्ट किया गया तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे, है ना। अगर मना किया गया तो यू आर फॉरबिडन कर देंगे। इस तरीके से आप करेंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड चाहे रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन, उसका टू प्लस वी वन, है ना, टू शट द डोर, टू क्लोज द डोर, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो दो तरीके से बना सकते हैं, लेट के साथ भी और ऑर्डर्ड वाले के साथ। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा कहते हैं गो अवे, तो इसको क्या बनाते हैं, ऑर्डर्ड करके, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, तुम्हें जाने के लिए आदेश दिया जाता है। उसके बाद मोरल सजेशन, है ना। इसका क्या होगा, हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, शुड बी करके बनाते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, है ना, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आगे बढ़िए, इसका आता है इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अगर कुछ लोगों को, मैं चूंकि चाहता हूं कि संक्षेप में आपको एक बार रिवीजन कराने का, इसलिए अगर वीडियो किसी को फास्ट लगे, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि फास्ट फास्ट हो रहा है, तो वीडियो को आप यहाँ पे सेटिंग वाले में ऑप्शन होता है, आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। ठीक है, स्लो करके देख सकते हैं, या वीडियो को दो बार देख लीजिए, है ना। उम्मीद है कि ऐसे एक बार में क्लियर हो जाए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो इसका क्या बनाते हैं, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद है आपको एक एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, ऐसा करके। तो मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड, वो भी इसी में आएगा, इस तरीके से बनेगा। जैसे आई एम टू डू इट। अब कई लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, बहुत कम देखते हैं। ये होता है वाला के सेंस में, मैं करने वाला हूं, है ना। आई एम गोइंग टू डू इट, मैं इसे करने वाला हूं। आई एम टू गो, है ना, एक सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया, आई एम टू गो, इसका क्या मतलब हुआ, मैं जाने वाला हूं। ये वाला के सेंस में आता है। ठीक है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है ना, ये चीज। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इट इज टू बी डन बाय मी। देखिए टू बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, डू, डिड और डन। डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, इट इज टू बी डन बाय मी। इस तरीके से अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, कब नहीं किया जा सकता, अगर, ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अगर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को करने वाला सब्जेक्ट, यानी ये जो काम हो रहा है, टू के बाद जो वर्ब आ रहा है उसको करने वाला जो करता है, जो सब्जेक्ट है, अगर उससे पहले टू प्लस वी वन जो स्ट्रक्चर है, उससे पहले अगर उस काम को करने वाले का जिक्र हो चुका है, उल्लेख हो चुका है, तो फिर टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री में हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए, टीचर गेव मी ए बुक टू रीड। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो किताब दिया और दूसरा पढ़ने के लिए दिया। तो अब इसको कैसे बनाएं, अब इसको आप सोचेंगे कि बुक इज द बुक, बुक वाज गिवन बाय टीचर टू रीड, ऐसा करके हो सकता है। या आप सोचेंगे आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय माई टीचर, ऐसा करके। इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे टू प्लस वी वन कहाँ है, ये है टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड। अब ये पढ़ने का काम किसका है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, तो मुझे दिया है पढ़ने के लिए। अब चूंकि इसका उल्लेख हो चुका है टू प्लस वी वन से पहले, तो हम क्या करेंगे, तो हम टू बी रेड नहीं करेंगे। यही ये रूल कह रहा है कि अगर टू प्लस वी वन का उल्लेख जो है काम करने वाला उससे पहले आ गया है, उसकी बातें कह दी गई हैं, उसके बारे में बता दिया गया है, तो फिर टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टू बी रेड नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा इसका फिर, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय माई टीचर। ठीक है, मुझे एक पुस्तक पढ़ने के लिए दिए गई, मुझे मेरे टीचर द्वारा, मुझे मेरे शिक्षक द्वारा एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैव हैज हैड टू और वी वन रहे, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव हैड टू बी प्लस वी थ्री, सीधा इसका कर दीजिए और कुछ नहीं। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे यह कार्य पूरा करना है, समाप्त करना है, जो भी है, कंप्लीट समाप्त नहीं, पूरा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी, जैसा पहले बना रहे थे वैसा ही बनता है और कुछ नहीं। इसके बाद आता है वर्ब लेट, बिड, हेल्प और मेक। इसके तरह से कैसे बनते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग एक्टिव में डायरेक्ट इंफिनिटिव यानी बिना टू के साथ होता है। जैसे सी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, तो क्या, आई बेड हिम लीव द रूम, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आई बेड हिम लीव द रूम, क्या हो जाएगा, तो ही वॉज बिडेन टू लीव द रूम बाय मी, इसको ऐसे करते हैं।
जैसे दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट बी हेल्प टू फिनिश द वर्क। इस तरीके से इसका बनाते हैं। अब देखिए लेट का प्रयोग अलग अलग अर्थ में भी होता है, उसी हिसाब से वॉइस में परिवर्तन होगा। जैसे लेट मी प्ले, अनुमति मांग रहा है ना, मुझे खेलने दो, है ना, लेट मी स्टडी। तो आई मे बी अलाउड टू प्ले, मुझे खेलने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा करके आप कर सकते हैं। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह कार्य करने दो, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। लेटस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ये सलाह है, तो क्या हो जाएगा, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जब आप सजेशन की तरह देंगे तो शुड करके प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद है लेटस हेल्प द पुअर, ये नैतिक सलाह है ना, क्या हो जाएगा, मोरल सजेशन कह सकते हैं, नैतिक सलाह। तो द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहां पे देखिए, इसके बाद एडजेक्टिव के साथ अगर ये फॉलो हो रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है और आप लोग गलती करते हैं इसमें, कि जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसको बनाते हैं वेन करके। जैसे देखिए, रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ट, जब सूंघा जाता है उसे तो वो क्या है, अच्छा महसूस कर, मतलब ये क्या करता है, महक जो उसकी अच्छी है, मतलब मीठी महक है कह सकते हैं, या खुशबूदार है ऐसा। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव वेन प्रोनाउन फिर हेल्पिंग वर्ब, और वही चीज है। जैसे देखिए क्विनाइन टेस्ट बीटर, इसको कहेंगे क्विनाइन। अभी देखिए इज लगा दिए इसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, क्विनाइन इज बीटर, खट्टा है, वेन इट वेन इट इज टेस्टेड। जैसे दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, खट्टा, यहाँ पे बीटर का क्या हो जाएगा, तीखा, हाँ। दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, अब टेस्टेड है पास्ट में है तो वॉर लगा देंगे मैंगोज के हिसाब से, चूंकि एक से ज्यादा संख्या है। तो दोज मैंगोज वर सावर वेन दे वर टेस्टेड। कई लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, वर पढ़ना उचित है, ठीक है। तो दोज मैंगोज वर सावर व्हेन दे वर टेस्टेड। तो इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आप बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो वॉइस चैप्टर है कम समय में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इससे हेल्प मिलेगी। आप अपने सजेशन, आपको कैसा लगा, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट को पढ़ता हूं और देखता हूं कि आपकी प्रतिक्रियाएं क्या रहती हैं, आपको किस तरह की समस्या आती है ना, तो रिप्लाई देने की यथासंभव प्रयास जो है वो मैं करता हूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ किसी भी तरीके से हेल्प मिली होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं। आपका एसएससी का पेपर जो होने वाला है ट्रांसलेटर एग्जाम का, उसके लिए और भी कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, सब में ये चैप्टर्स से सवाल आते हैं लगभग, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हो और भी कोई एग्जाम हो तो, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। रिवीजन सीरीज के ही कुछ और वीडियोस में संधि और समास का भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं। आपको इसी प्लेलिस्ट में, रिवीजन सीरीज वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नरेशन का इससे पहले कर चुका हूं, जो लोग नहीं देखे हैं नरेशन वाली वीडियो को भी आप देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक सभी को शुभ रात्रि।